हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। जो आज हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है प्लेटो के बारे में। ठीक है, पाश्चात्य चिंतक हैं प्लेटो, तो इनके बारे में आज हमने टॉपिक लिया है। इसमें आज हम कवर करेंगे प्लेटो के सिद्धांत क्या क्या दिए हैं उन्होंने, साम्यवादी सिद्धांत, ठीक है, और इनकी शिक्षा प्रणाली क्या क्या थी। तो वह सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज की। आपने देखा होगा प्लेटो से ज़्यादा कथन या फिर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक लिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते जाइए। जो भी जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कथन वगैरह पूछ लिया, तो आप जैसे प्लेटो टॉपिक डाला आपने, तो आप उसके बारे में पॉइंट्स करके नोट्स बनाइए। और जो भी उनके बारे में जो कथन है या फिर जिसने किसी ने आलोचना की है, तो उनके आप पॉइंट्स लिखते जाइए। ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा। जो बाद में जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जो आज मैंने जो टॉपिक लिया है, इसमें भी मैंने नोट्स के थ्रू ही सारा कवर किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर हम प्लेटो की बात करते हैं, तो इनके जो प्लेटो हैं वह किसके शिष्य थे? तो ये थे सुकरात के शिष्य। ठीक है, और अगर हम अरस्तु की बात करते हैं, तो अरस्तु के गुरु कौन थे? तो ये थे प्लेटो। ठीक है, सबसे पहले कौन? सुकरात। सुकरात के शिष्य कौन थे? तो ये थे प्लेटो। ठीक है, और अगर हम अरस्तु की बात करते हैं, तो अरस्तु के गुरु कौन थे? तो ये थे प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। प्लेटो का जन्म ये हुआ था 428 ईसा पूर्व में एथेंस, जो कि यूनान में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनका वास्तविक नाम है ये है एरिस्टोक्लीज। ठीक है, इनका वास्तविक नाम है क्या है? एरिस्टोक्लीज। प्लेटो की जो उपाधि है, यानी कि जो प्लेटो जो सरनेम दिया है, ये उपाधि किसने दी थी? तो ये जो उपाधि दी थी, ये दी थी सुकरात ने। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना सभी जानते हैं, द रिपब्लिक है। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने द स्टेटसमैन, द लॉज नामक ग्रंथ लिखे हैं, जो आदर्श राज्य की बजाय व्यवहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। ठीक है ना। प्लेटो ने अपनी जो किताब है क्रीटो, उसमें सुकरात को दिए गए विष के दौरान वार्तालाप का भी उल्लेख किया है। जो इसमें मेन पॉइंट हैं वही सारे मैंने इसमें लिखे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम प्लेटो की आदर्श राज्य की बात करते हैं, तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी मानी है? तो ये मानी है 50-40। इसमें आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी मानी है? 50-40, 50-20 ऐसे करके ऑप्शन दिए होते हैं। तो उसने कितनी मानी है? तो ये मानी है 50-40। प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी थी? तो ये थी दार्शनिक या फिर निगमनात्मक। तो निगमनात्मक क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना क्या होता है? निगमनात्मक होता है। और इसका अपोजिट होता है, ये होता है आगमनात्मक पद्धति। तो ये क्या होता है? ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ पे था, ये था सामान्य से विशिष्ट की ओर, और ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो का सिद्धांत। तो प्लेटो ने किसका सिद्धांत दिया है? तो प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। प्लेटो ने अपने सिद्धांत में क्या बताया है? जो राज्य है उसकी एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। उचित न्याय प्रणाली होनी चाहिए, दार्शनिक राजा का होना जरूरी है, ठीक है, और साम्यवाद की व्याख्या होनी चाहिए। तो ये प्लेटो का सिद्धांत है। अब है प्लेटो की चिंता पद्धति। प्लेटो ने अपने अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति एवं निगमनात्मक पद्धति के साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। ठीक है, प्लेटो ने अकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना ये कब की? 386 ईसा पूर्व में की। ठीक है, और जिसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का भी इसको गौरव प्राप्त है। जो अकेडमी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक था।
गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। वह सुकरात के इस विचार से अधिक प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। किससे प्रभावित था? सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। उनके अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं विश्व के? दो प्रकार हैं। किसके? प्लेटो के अनुसार। एक तो है विचारों की दुनिया और दूसरी है भौतिक व वास्तविक दुनिया। पहली है विचारों की दुनिया और दूसरी कौन सी है? भौतिक या फिर वास्तविक दुनिया। प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य क्या है? एक आदर्श राज्य का निर्माण था, ना कि जो तत्कालीन वहाँ एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों में उनका अध्ययन करना था। ठीक है, उनका जो मूल उद्देश्य क्या था? ये था एक आदर्श राज्य का निर्माण करना था। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीज़ों के साथ होते हैं तथा वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। प्लेटो ग्रीक युगीन विचारक था। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से गुण हैं? तो ये है, एक तो है साहस, दूसरा है विवेक और तीसरा है तृष्णा। साहस, विवेक और तृष्णा। आत्मा के इन तीनों गुणों में समाज में तीन वर्गों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तीन ही गुण बताए हैं उसने और तीन ही वर्गों का निर्माण हुआ है। अब कौन सा है? अगर हम विवेक की बात करते हैं, विवेक की प्रधानता, तो ये किस में बताई है उसने? तो ये बताई है दार्शनिक राजा में। शासक जो राजा है वहाँ का, उसमें विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। दूसरा है साहस की प्रधानता। अगर साहस की हम बात करते हैं तो ये सैनिक वर्ग में आता है। ठीक है, साहस की प्रधानता की अगर हम बात करते हैं तो ये सैनिक वर्ग में होनी चाहिए। और तृष्णा की प्रधानता, तो ये उत्पादक वर्ग में। तृष्णा की प्रधानता किसमें? उत्पादक वर्ग में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है, ये सभी को पता है, क्या है? कि राज्य है वह व्यक्ति का बृहद रूप है। ये तो बहुत बार पूछा गया है और ये याद भी होगा सभी को, है ना? तो प्लेटो का प्रसिद्ध कथन क्या है? कि राज्य क्या है? व्यक्ति का एक बृहद रूप है। प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता, वह इसे तीनों वर्गों का समूह मानता है। प्लेटो के अनुसार अगर प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। जैसे अब जैसे इसमें बात की थी, जैसे विवेक की प्रधानता है, तो ये दार्शनिक राजा की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें विवेक होना चाहिए। जो दार्शनिक राजा है, शासक है, जहाँ वो राज्य का जो शासक है राज्य कर रहा है, उसमें विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, जो उससे थोड़ा नीचे है साहस, तो वो सैनिक में ये प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी सैनिक वर्ग है, जो राजा की रक्षा कर रहा है, प्रजा की रक्षा कर रहा है, तो उसमें साहस की प्रधानता होनी चाहिए। और तृष्णा की प्रधानता ये उत्पादक वर्ग के लिए आ जाता है। ठीक है, जो नीचे है उससे, सैनिक वर्ग से नीचे कौन है? उत्पादक वर्ग, तो उसकी ये तृष्णा की प्रधानता कर रहा है। तो वो यही बता रहा है कि प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। प्लेटो ने शिक्षण कार्य के लिए अकेडमी की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा गया, जिसके प्रवेश द्वार पर अंकित था, ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। ठीक है, अब देखिए, अब है रचनाएं के बारे में। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। द रिपब्लिक फेमस है, द स्टेटसमैन, द लॉज, मैनो, एपोलॉजी, सोक्रेटिक्स, डायलॉग्स। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत समझते हैं। ठीक है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ ही नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये फेमस कथन है, किसने दिया है? रूसो का कथन है। ठीक है ना, किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है। क्या बोल रहा है रूसो? कि राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, जो रिपब्लिक है वह राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि क्या है? शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, प्लेटो ने शिक्षा पर अधिक बल दिया है। जो प्लेटो हैं उन्होंने शिक्षा पर अधिक बल दिया है। तो इन्होंने दो प्रकार की बताई है, एक प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया है और दूसरा उच्च शिक्षा के बारे में बताया है। तो देखो, प्राथमिक शिक्षा में वो क्या बताते हैं? प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है। यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष की उम्र तक चलती है। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख विषय होंगे, व्यायाम और संगीत। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरतें ही नहीं वरन क्या है? पूरे शारीरिक विकास के साथ साथ साहस तथा वीरता के मानसिक गुण को विकसित कर चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है, ये होगी प्राथमिक शिक्षा की बात। अब
उच्च शिक्षा के बारे में क्या बताते हैं? प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए, किंतु जो उच्च शिक्षा है अ, वह केवल जो प्रौढ़ावस्था के लिए है। ठीक है, यानी कि 20 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने के पश्चात जो आगे की शिक्षा है वह क्या है? ये उच्च शिक्षा है, वह प्रौढ़ावस्था के लिए है। ये जो परीक्षा है, इसमें व्यक्ति देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। वे कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। अब जो शिक्षा है उसमें उम्र की व्यवस्था तथा महत्व, शिक्षा में उम्र की व्यवस्था तथा महत्व। तो 18 वर्ष की आयु तक व्यायाम और संगीत की शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद क्या होगा? 18 से 20 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। नेक्स्ट है, परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यह शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है और इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही भाग लेंगे। इसके पाठ्यक्रम क्या क्या आ जाएंगे? गणित आ जाएगा, नीति शास्त्र आ जाएगा, ज्योतिष आ जाएगा और दर्शन शास्त्र आ जाएगा। ये सभी उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया है। ठीक है ना, किसमें क्या होनी चाहिए, कितने वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए क्या शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और जैसे 10 वर्ष के लिए अलग है, 30 वर्ष के लिए अलग है ना, और 50 वर्ष के बाद क्या करने चाहिए। तो ये सभी उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, तो ये आ जाता है प्लेटो का साम्यवाद। तो प्लेटो का साम्यवाद, एक आदर्श राज्य ने न्याय के प्राप्ति के लिए प्लेटो ने 2 बातें बतलाई हैं। प्रथम, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, और द्वितीय, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। व्यक्ति, परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्य को अवहेलना कर सकते हैं। साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है। और प्लेटो क्या कह रहे हैं साम्यवाद के बारे में? केवल जो अभिभावक वर्ग, शासन वर्ग या फिर सैनिक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहता है, इसलिए अभिभावक वर्ग के लिए नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव प्लेटो ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये आ जाता है संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषताएं। अब इसकी क्या विशेषता है? यह विशेषता केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। राज्य में एकता स्थापित करने हेतु प्रयासरत है। नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। प्लेटो कहते हैं कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और साम्यवाद को ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, तो ये हो गई प्लेटो की कुछ साम्यवाद के बारे में। अब इसकी आलोचना भी हुई है। ठीक है ना, जब प्लेटो ने इतना सब बताया है तो उसके बाद इनकी आलोचना भी हुई है। तो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना तो सबसे ज़्यादा तो ये अरस्तु ने की है, जो इनके शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने की है। तो अरस्तु के अनुसार वह क्या बोलते हैं कि जो प्लेटो हैं वह प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार थोड़ी सी मदिरा में जल की अधिक मात्रा मिला देने पर मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है, उसी प्रकार पिता पुत्र का रिश्ता भी तितिल पड़ जाएगा। तो ये आलोचना कौन कह रहा है? अरस्तु बोल रहे हैं। निटार्प के अनुसार क्या है? प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। मैक्सी के अनुसार क्या है? यदि प्लेटो आज जीवित होता तो आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होता। तो ये सभी उनकी आलोचनाएं हैं जो अन्य विचारकों ने की हैं। अब प्लेटो का लॉज में विचार क्या है? इनकी जो रचना है लॉज, उसमें विचार क्या है? जो इनकी रचना है रिपब्लिक और लॉज, इन दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ये दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो, जहाँ द रिपब्लिक में प्लेटो आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं, वहीं अगर लॉज में बात की जाए तो वहाँ उपादर्श राज्य तथा मिश्रित राज्य की व्याख्या इन्होंने की है। ठीक है, उपादर्श राज्य का विचार सर्वप्रथम इन्होंने स्टेटस मैन है उसमें प्लेटो ने दिया था। जहाँ प्लेटो ने रिपब्लिक में केवल सरकारी शिक्षा का समर्थन किया, वहीं लॉज में क्या किया उन्होंने? सरकारी शिक्षा के साथ साथ प्राइवेट शिक्षा का भी समर्थन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ रिपब्लिक में वे विवेक आधारित शासक की बात करते हैं और कानून को पूर्णतः उन्होंने नकारा है द रिपब्लिक पुस्तक में। वहीं अगर हम लॉज की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है? शासन पूर्णतः कानून के अधीन कर दिया गया है। ठीक है,
जहाँ प्लेटो ने रिपब्लिक में जो उत्पादक वर्ग है उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया था, वहीं लॉज में उन्होंने क्या किया है, शिक्षा देने पर उन्होंने जोर दिया है। जहाँ रिपब्लिक में अभिभावक वर्ग पर साम्यवाद की व्यवस्था लागू की गई, वहीं लॉज में उन्होंने क्या किया है, परिवार व संपत्ति रखने की छूट भी दे दी। इस प्रकार प्लेटो ने लॉज में अपने विचारों में गतिशील और परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। जो रिपब्लिक है वहाँ पर उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था, उसमें थोड़ा और सुधार करके उन्होंने लॉज में अपने विचार दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट कर दिया, यानी कि पहले जहाँ रिपब्लिक में वे एक आदर्श राज्य की बात करते थे, वहाँ और दूसरी जगह वो क्या कर रहे हैं, उपादर्श राज्य की विचार की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने विवेक साहस की बात की है, और यहाँ पर पूरा जो अधिकार है वे कानून के प्रति उन्होंने कर दिया है। ठीक, तो ऐसे ही इन्होंने बात की है। अच्छा, और इसके अलावा प्लेटो ने राज्य की अवधारणा भी दी। तो उसमें वो कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है ना, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो ने राज्य को नैतिक संस्था भी मानते हैं। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड का प्रावधान नहीं है। तो ये सभी बातें उन्होंने राज्य के बारे में कही हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जो हमने लिया था प्लेटो के बारे में। ठीक है, और जितने भी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी मैंने आज कवर किए हैं। और अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर सुन ही लेंगे तो भी आप इससे पूरे परिचित हो जाएंगे प्लेटो के बारे में। और जो भी आगे जैसे मैं क्वेश्चन आंसर या फिर प्रैक्टिस सेट करवा ही रही हूँ, तो उसमें काफ़ी सारे कथन भी आते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वे कथन भी इसी टॉपिक के नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि एग्ज़ाम समय में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस ये है कि अपना रिवीजन करना होगा और आप पेपर एग्ज़ाम दे देंगे। तो ये ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही थिंकर्स के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मैं कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि ऐसी वीडियो और बनानी चाहिए या नहीं, या फिर हमारी प्रैक्टिस सेट ही चले। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।